आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा कोटि नमन दिगंबरा। हर हर महादेव। नमः शिवाय। कई लोग बोलते हैं कि अरे क्या है, चढ़ जाएंगे, हो जाएगा, क्या है इसमें, लेकिन उन लोगों को हमने वापस आते हुए देखा है। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अब ये यात्रा में यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे? मुझे भी एक बार ऐसे लगने लगा था कि क्या मैं कर पाऊंगा या मुझे अभी यहाँ से वापस हो जाना चाहिए। जय शंकर। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया। सर, आपको इस यात्रा के दौरान कोई ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जो आपको कुछ याद हो, या फिर हर क्षण ही उसका दिव्य था? अब रात को अचानक मतलब मेरा जी घबराने लगा। अब बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी सर्दी थी। मतलब उस समय मुझे एक ऐसी अनुभूति हो रही थी कि यदि मान लो इस जगह में मर गया और तुम क्या होगा। Welcome to the Dhruv Patel Show. You're rocking with the best. नमस्कार। आज के टॉक शो में हमारे साथ है एक प्रेरणादायक व्यक्तित्व, जिन्होंने कानून और व्यवस्था के क्षेत्र में सेवा देते हुए अपनी आंतरिक जिज्ञासा का अनुसरण किया और अत्यंत कठिन मानी जाने वाली पंच कैलाश यात्रा को पूर्ण किया। पंच कैलाश यात्रा केवल एक भौतिक यात्रा नहीं है, बल्कि आध्यात्मिक ध्रुव यात्रा है, जिसमें भगवान शिव के 5 पावन स्थलों कैलाश मानसरोवर, आदि कैलाश, किन्नर कैलाश, श्रीखंड कैलाश और मणि महेश कैलाश का समावेश होता है। आज आप सभी को लेकर चलते हैं एक अनोखी आध्यात्मिक यात्रा पर, पंच कैलाश की यात्रा पर। तो आइए उन्हीं के मुंह से सुनते हैं ये अनूठी कहानियां। स्वागत है सब इंस्पेक्टर संतोष कथेरिया जी का। वेलकम टू द ध्रुव पटेल शो। सर, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ, थैंक यू। सर, सबसे पहला सवाल कि आप इस एज में भी इतने हैंडसम और फिट कैसे हैं? सवाल आपका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं विशेष, बस यही जो रोज का रूटीन है, खान पान में नियंत्रण, नियमन, और बस इसी वजह से शरीर को इस तरह बनाए रखा है। और विशेष करके ये जो आपने जो अभी पंच कैलाश यात्राओं के बारे में बताया, तो समय समय पे ऐसी यात्राएं करने से भी आदमी के मतलब इंसान के अंदर ऐसी ऊर्जा बनी रहती है, तो यही एक इसका मुख्य कारण है। अच्छा सर, मैं जानना चाहता हूँ कि आपको कैलाश यात्रा की प्रेरणा कहाँ से मिली? ध्रुव भाई, ऐसा है कि प्रेरणा मतलब बात 2010 की है। 2010 में जब मैं विसनगर था, तो मेरी मुलाकात वहाँ एक व्यक्ति से हुई, हेमंत प्रधान नाम के, और उनसे बातचीत का दौर चला। एक दिन उन्होंने अपने घर पे मुझे चाय के लिए इनवाइट किया। उन्होंने मुझे आमंत्रित किया कि मेरे घर पे आना, मेरे भाई भाभी माताजी से मिलना, उनको भी अच्छा लगेगा। तो मैं फिर एक दिन उनके घर गया। तो वहाँ जाने के बाद वो मतलब सभी से मुलाकात हुई, उनके भाई, उनकी भाभी जी से, उनकी माताजी से। तब वहाँ बातें चल रही थी और अचानक ही उनके घर पे उनकी दीवार पे मेरी नज़र गई। तो मैंने कैलाश मानसरोवर यात्रियों का एक फोटो फ्रेम देखा। तो मैंने जिज्ञासावश पूछा कि ये फोटो किसकी है। तब हेमंत जी के भाई जो नितिन जी है, नितिन प्रधान, उनके बड़े भाई साहब, उन्होंने बताया
कि ये मेरी कैलाश मानसरोवर यात्रा की हमारी ग्रुप फोटो है। तो मैंने मतलब अपनी जगह से खड़े होकर उस तस्वीर के बिल्कुल पास जाकर उस पूरी तस्वीर को बहुत ही ध्यान से गौर से देखा और मैंने उसके बारे में पूछा। नितिन भाई ने मुझे इस कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि भाई ये यात्रा ऐसे ऐसे होती है। तब मेरे मन में उसी समय एक पता नहीं एक अलग सी एक अंदर एक मतलब स्पार्क हुआ कि मुझे भी ये यात्रा करनी चाहिए। और वैसे भी मैं मेरे आराध्य देव शिव जी है, भोलेनाथ महादेव के प्रति मेरी भक्ति और आदर कुछ ज़्यादा ही है। तो मैं ऐसी यात्राएं करने में पहले से ही सोचता था और तभी फिर मैंने उनसे काफ़ी जानकारी ली, ये यात्रा कैसे होती है, क्या है। आपको एक बात बताऊं कि मुझे कैलाश के बारे में पता था, लेकिन कैलाश मानसरोवर मतलब भारत देश के बाहर है, ये पहली बार उस दिन मुझे पता चला। तब नितिन भाई ने मुझे एक पुस्तक दी थी कि ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में में मतलब इस बुक में, इस किताब में पूरा विवरण है, आप पढ़ो और आप पढ़कर पूरी मतलब उसकी कैसे यात्रा होती है, क्या होता है, सारी जानकारी इसमें है, आप जान लो और फिर भी समय समय पे आपको मैं मदद करूंगा। तो उन्होंने उस समय मुझे ये भी बताया था कि विशेषकर कैलाश मानसरोवर यात्रा 2 प्रकार से होती है। एक तो भारत सरकार विदेश मंत्रालय के अधीन और दूसरी प्राइवेट जो टूर्स एंड ट्रैवल्स है वो भी ये यात्राएं कराते हैं, जैसे भारत से है, नेपाल से है। तो उन्होंने मुझे तब बताया था कि ये जो विदेश मंत्रालय भारत सरकार से जो यात्रा होती है वो यात्रा बहुत ही मतलब सुनिश्चित, व्यवस्थित और पूरे मतलब हमारे सरकार के निगरानी में, नियंत्रण में होती है। तो हो सके तो आप वही करना। और उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आप तो एक सरकारी कर्मचारी हो, आप पुलिस महकमे से हो, तो आपको तो ये भारत सरकार द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा जो आयोजित की जाती है यात्रा यही करनी चाहिए। और उन्होंने मुझे ये भी बताया था कि प्रति वर्ष जनवरी महीने के आखिरी सप्ताह या फरवरी महीने के प्रथम सप्ताह में विदेश मंत्रालय भारत सरकार इस यात्रा की एडवर्टाइजमेंट अखबारों में और न्यूज़ चैनल्स में करती है और उसके बाद फिर इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है। तो यूँ मानो कि वहाँ से ही एक ये जो नितिन प्रधान जी है, ये मेरे एक प्रेरणा के स्रोत रहे इस यात्रा के लिए। आप अगर हमें पंच कैलाश के बारे में थोड़ी थोड़ी अगर जानकारी संक्षिप्त में अगर दे पाए तो। जैसे ध्रुव भाई, कैलाश तो सभी जानते हैं कि महादेव का साक्षात घर है, जहाँ महादेव अपने परिवार के साथ रहते हैं। कैलाश मतलब इस ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु, उसको मेरू पर्वत भी कहा जाता है। और मतलब एक ऐसी पवित्र जगह जहाँ से ब्रह्मपुत्र, सतलुज, सिंधु, कर्नाली जैसी नदियों का उद्गम होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि इंग्लिश में एक्सिस मुंडी भी कैलाश को कहा जाता है। ये पूरी दुनिया जानती है कि शिव जी का निवास यानी कैलाश, कैलाश धाम। और उसके बाद आदि कैलाश को छोटा कैलाश के नाम से भी जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि शिव जी और माता पार्वती के बिहा शादी हुई, उसके बाद उन्होंने मतलब वहाँ आकर अपना निवास किया था। उससे भी वो जुड़ा हुआ है आदि कैलाश। तो उसे छोटा कैलाश भी कहा जाता है आदि कैलाश को, जो गुंजी के पास उत्तराखंड में है। और उसके बाद किन्नर कैलाश, जो हिमाचल प्रदेश में किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। किन्नर कैलाश ऐसा कहा जाता है कि शिव जी की शीतकालीन की राजधानी है। शीतकाल में शिव जी महादेव स्वयं अपनी देवों की सभा वहाँ लगाए करते थे। ऐसा भी कहा जाता है कि उस समय वहाँ किन्नर मतलब किन्नर वो नहीं जो आज के युग में है। उस समय ऐसा कहा जाता था कि जो किन्नर जो मतलब पहले जो देवों की सभा में नृत्य करते थे, उन्हें भी किन्नर कहा जाता है। तो वो वहाँ उनका वहाँ वास था, इसीलिए उस जगह को किन्नौर के नाम से, किन्नौर कैलाश के नाम से जाना जाता है। और तत्पश्चात श्रीखंड कैलाश, एक ऐसी कहानी जुड़ी हुई है कि जब भस्मासुर नाम के राक्षस को एक वरदान मिला था कि आप जिसके भी सर पे हाथ रखोगे तुम, वो भस्म हो जाएगा।
उस भस्मासुर का मतलब माता पार्वती के ऊपर उन्होंने बुरी नजर रखी, तो उन्होंने सोचा सबसे पहले मैं शिव जी को भस्म कर दूंगा और पार्वती स्वयं को मैं पा लूंगा, माता पार्वती को। तो वो शिव जी के पीछे दौड़े उन्हें भस्म करने के लिए, और शिव जी वहां से मतलब इस श्रीखंड कैलाश पे आकर वहां छिप गए। और माता पार्वती वहां मतलब एक जगह है जो नयन सरोवर के नाम से जानी जाती है। जब हम श्रीखंड कैलाश के बिल्कुल नजदीक पहुंचते तब नयन सरोवर, जहां मतलब माता पार्वती के अश्रुओं से वो सरोवर बना है। जब माता पार्वती अपने मतलब वहां विलाप कर रही थी, रो रही थी, तब भगवान विष्णु ने बोला कि क्यों, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे ऐसे भस्मासुर नामक राक्षस महादेव के पीछे पड़े और उनको भस्म करना चाहते। तब फिर विष्णु भगवान ने माया रूप धारण करके वो भस्मासुर का हाथ अपने ही सर पे रखवा दिया और भस्मासुर वहीं भस्म हो गए। आज भी उस जगह में एक जगह हिस्सा ऐसा है कि जहां मतलब वहां की जमीन पूरी लाल लाल होती है, केवल उतनी जगह। श्रीखंड कैलाश से ये कहानी जुड़ी हुई है। और मणिमहेश कैलाश भी एक शिव जी का मतलब एक निवास स्थान ही माना गया है। तो मतलब इस तरह से सभी इन पांचों कैलाश को इस तरह से अपने हम जोड़ सकते हैं। क्या बात है। जैसे इन पांचों कैलाश में सबसे ऊंचाई पे स्थित है तो वो कैलाश मानस सरोवर है, शायद 21,700 फीट की ऊंचाई है। और उस 21,700 फीट पे आज तक कोई भी मानव वहां चढ़ नहीं पाया है। केवल एक बौद्धिस्ट योगी थे मिलारेपा करके, वो मिलारेपा ही एक ऐसे बौद्धिस्ट योगी थे कि जिन्होंने कैलाश पर सफलता के साथ मतलब चढ़ाई की, मतलब ऊपर गए और अपना जो भी वहां तप जप करना था करके वापस आए। तत्पश्चात आज तक उस कैलाश पर्वत पे कोई भी इंसान चढ़ नहीं पाया है। और चाइना गवर्नमेंट ने वहां पर किसी को भी जाने के लिए मतलब बैन लगाया, अनुमति नहीं है किसी को। और कैलाश पर्वत न केवल हिंदुओं का धार्मिक स्थान नहीं है, वो बुद्धों और जैनों के लिए भी उतना ही महत्व का धार्मिक स्थान है। हिंदू यात्री तो केवल चलते हुए कैलाश की परिक्रमा करते हैं, लेकिन हमने तो बौद्धिस्ट जो बौद्ध यात्री होते हैं ना, बुद्ध यात्री, उनको दंडवत, जहां पर मतलब चलते हुए परिक्रमा करना बहुत ही कठिन होता है, वहां ये बुद्धिस्ट यात्री दंडवत करते करते यात्रा करते। और वहीं जैन के जो प्रथम तीर्थंकर थे श्री ऋषभ देव जी, उनको वहीं उनका निवारण स्थान भी है, उनको वहीं मोक्ष प्राप्ति हुई थी। क्या बात है। वहीं पर कैलाश के पास ही एक अष्टपाद नाम की जगह है, वहाँ उनका निवारण स्थान है। सर मैंने सुना है कि जो कैलाश के नजदीक लोग रहते हैं वहां पे लोग, ऐसी मान्यता है कि एक दिन एक महीने के बराबर होता है, यानी उतना जल्दी समय बीतता है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो उस पे आपकी क्या राय है, वो बात कितनी सच है? मैंने भी मतलब कई जगह पढ़ा है, कई जगह सुना है। अब उस समय क्या है कि जब हम लोग वहाँ परिक्रमा कर रहे थे तब हमारे दिमाग में ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी, ऐसा समय फास्ट पास हो रहा है या क्या हो रहा है। तो मैं मतलब इस बारे में आपको स्पष्ट रूप से तो कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि एक दिन एक महीने बराबर, यानी आप अंदाजा लगा लो कि अगर एक महीने में आदमी, जो भी व्यक्ति होता है, उसके बाल लंबे हो जाने, नाखून लंबे हो जाने, तो होता होगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी उस बारे में ध्यान नहीं दिया कि भाई वाकई में इतना फास्ट हुआ है कि नहीं। क्योंकि उस समय प्रत्येक यात्री के दिल में एक ही चीज चलती है कि भाई हम तो इस जगह आए कि जहां लोग सोचते हैं कि हम जाएंगे और जा नहीं पाते। मतलब जो लाखों लोग आने के लिए कोशिश करते हैं, उसमें से हजारों की संख्या में लोग आते हैं। तो हम लोग तो खुशकिस्मत है जो हम लोग ये यात्रा कर रहे हैं, बस शिव 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 शिव, महादेव महादेव, हर हर महादेव करते करते अपना समय पूरा करते। तो उस बात पे हमने ज्यादा ध्यान नहीं दिया है। सर आपने कैलाश के बारे में तो बताया, पर उसके साथ मानसरोवर जो जुड़ा हुआ है, तो मानसरोवर के बारे में आप कुछ बताइए। ये यात्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा के नाम से ही जानी जाती है। न केवल कैलाश के साथ साथ मानसरोवर,
मतलब जब एक यात्रियों का दल कैलाश की परिक्रमा करके वो परिक्रमा पूर्ण करता है, फिर उसके बाद वो पूरा दल दूसरे दिन वहां से मानस सरोवर की यात्रा के परिक्रमा के लिए जाता है। तो मानस सरोवर मतलब कैलाश से कुछ किलोमीटर दूर पर एक ऐसी झील है मीठे पानी की कि जिसे ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने मानस द्वारा उत्पन्न किया है। और ठीक उसी के पास एक और ऐसी झील है जिसे राक्षस ताल का नाम दिया गया है। आप देखोगे कि दोनों झीलों में जमीन आसमान का फर्क है। एक तो चंद्र से रिलेटेड है और एक सूर्य से रिलेटेड है। मतलब एक झील जो मानस सरोवर है उसमें इतने जीव है, जैसे वहां आपको हंस मिल जाएंगे, और दूसरा जो राक्षस ताल है उसमें एक भी प्रकार का जीव नहीं है, और राक्षस ताल के जल को कोई भी जीव पीता नहीं है, वो पीने योग्य नहीं है। और यहाँ मानस सरोवर के झील को लोग पवित्र मानते, उसका आचमन करते, उसे प्रसाद के रूप में अपने साथ घर पे लाते हैं, स्वयं उसमें डुबकी लगाते, स्नान करते। और क्यों कि ये एक ब्रह्मा जी के मानस से बनाई हुई झील है। और राक्षस ताल ऐसा कहा जाता है कि रावण द्वारा निर्मित वो झील है, तो वो इसीलिए उसे राक्षस ताल कहा जाता है। मानसरोवर की तो परिक्रमा होती है, उसकी मतलब सभी लोग उसके तट पर बैठकर हवन पूजन करते हैं, और बस उसके पास में कुछ ही दूरी पे राक्षस ताल है, लेकिन उसका कोई महत्व नहीं है। वहां केवल लोग उसको देखते हैं कि भाई ये राक्षस ताल है। तो ये चीज है कि एक ही जगह पर केवल दोनों के बीच में कुछ फीट का ही अंतर है। ऐसा कहा जाता है कि जब मानस सरोवर का पानी उस झील में फुल हो जाता है तो वो वहां से राक्षस ताल में भी चला जाता है। तो इतनी उन दोनों के बीच में जगह है, लेकिन फिर भी दोनों के महत्व अलग अलग है। क्या जी सर, यात्रा करने के टाइम कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनका खास विशेष रूप से ध्यान रखा जाना चाहिए? जो भी यात्री इस यात्रा को करने जाते हैं उसे शारीरिक और मानसिक रूप से संपूर्णतः फिट होना चाहिए। कई किलोमीटर तक तुम्हें चढ़ाई चढ़नी है, सीधी चढ़ाई होती है, खड़ी चढ़ाई होती है, बर्फ होता है, कुछ ग्लेशियर्स होते हैं, उस ग्लेशियर्स को पार करना पड़ता है। तो इन सभी चीजों को पार करने के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से आप लोग हमें मतलब परिपक्व होना जरूरी है। सर, क्या क्या शारीरिक और मानसिक संघर्ष है जो ज्यादातर इस यात्रा में दिखाई पड़ता है? जैसे मान लो कि मतलब जैसे 5 कैलाश है, तो 5 कैलाश में से कैलाश मानसरोवर यात्रा तो बहुत ही टफ और कठिन है। उसमें एक ऐसा दौर आता है, जैसे मतलब जब हम कैलाश की परिक्रमा करते हैं तो कैलाश की परिक्रमा में दूसरा दिन एक ऐसा होता है जो देहरा फूक से हमें चलना होता है। तो मतलब पूरी यात्रा में वो जो दिन होता है वो सबसे ऊंचाई पर हमें जाना होता है, और वो जो समय होता है उस समय में आदमी शारीरिक रूप के साथ साथ मानसिक रूप से भी थक जाता है। तो कई लोग मतलब एक ऊंचाई पे जाने के बाद ऐसा सोचते हैं कि बस अब मैं आगे जा पाऊंगा या न जा पाऊंगा, क्या मैं करूं, यहाँ से आगे जाऊं न जाऊं, ऐसे सोचने लग जाते हैं। तो उस समय यदि हम हमारी मानसिक स्थिति को काबू में नहीं रखेंगे तो हम वहीं हमारी हिम्मत हार जाएंगे। यदि हम मानसिक रूप से हारते हैं तो हम शारीरिक रूप से भी हारते हैं। तो मैंने यही अधिकतर नोटिस किया है कि मानसिक रूप से हम जितने सशक्त रहेंगे उतने ही हम शारीरिक रूप से भी सशक्त रहेंगे। तो हमारी ये यात्रा चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, लेकिन मानसिक रूप से हम खूब सशक्त रहेंगे तो ये यात्रा हम संपूर्ण सफलता से कर सकते हैं। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि अब ये यात्रा में यहाँ से आगे नहीं जा पाएंगे? मुझे कैलाश मानसरोवर यात्रा में तो कभी ऐसा नहीं लगा। वो मेरे जीवन की पहली यात्रा थी, सबसे बड़ी यात्रा थी, और उस समय मुझे कभी मतलब उस यात्रा में कभी नहीं लगा। लेकिन मैं मतलब एक किस्सा शेयर करता हूँ कि जब मैं किन्नर कैलाश की यात्रा पे था तब हम लोगों को जब हम मतलब किन्नर कैलाश और श्रीखंड कैलाश ये दोनों यात्राएं बहुत ही कठिन है, बहुत ही कठिन है, मतलब हमारी सोच से भी परे है, इतनी कठिन है। तो किन्नर कैलाश यात्रा में
जब हम लोग हमारी मतलब हम करीब 7 लोगों का हमारा ग्रुप था और बेस कैंप से एक फर्स्ट जहाँ स्टॉप होता है वहाँ हम लोग जिस दिन पहुंचे तो उस दिन वहाँ हम हमारे पहुंचने पे हमारे साथ के जो महिला यात्री थे उनकी तबीयत अचानक रात को खराब हो गई। हम थोड़े डिस्टर्ब हो गए कि अभी हमारे साथी यात्री की तबीयत खराब है तो हम आगे क्या करेंगे। फिर हमें सुबह उन्होंने हिम्मत दी कि मैं तो आपके साथ नहीं चल पाऊंगी लेकिन आप लोग जाओ। तब वहाँ 2 महिलाएं वहीं रुक गई और हम लोगों ने 4 लोगों ने हमारे आगे की यात्रा स्टार्ट की और कुछ 100-200 मीटर जाने के बाद हमारे एक और भाई की तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने वहीं पे बोल दिया कि अभी मैं भी आगे ये यात्रा नहीं कर पाऊंगा। तो उन्होंने भी अपने पैर वहां से वापस कर लिए और वो वापस अपने नीचे वाले कैंप में चले गए। लेकिन हम 3 लोग थे तो जैसे जैसे हम लोग आगे चलते गए और आगे जाने के बाद इतनी कठिनाई आई कि तब एक बार हम भी हिम्मत हार गए थे। मतलब मैं मेरी पर्सनली बात बताऊं तो मुझे भी एक बार ऐसे लगने लगा था कि क्या मैं कर पाऊंगा या मुझे अभी यहाँ से वापस हो जाना चाहिए। लेकिन एक चीज मैंने वहां बहुत अच्छी नोटिस की कि जो हमारे साथ वहां के पोर्टर्स होते हैं ना वो लोग बहुत ही अच्छे लोग होते हैं। वो बहुत ही हिम्मत बांधते हैं कि नहीं सर आप चलिए हो जाएगा, बस थोड़ा ही तो है, बस आ गया, चलते रहो, महादेव का नाम लेते रहो। और बस वही जो उन्होंने हिम्मत बांधी मेरे साथी यात्री जैसे मेरे साथ और यात्री थे उन्होंने भी मेरी हिम्मत को जुटाया और बोला कि नहीं चलो सर सब मिलेंगे, साथ में चलेंगे, मिलकर चलेंगे, चलते रहेंगे, हो जाएगा। और आखिरकार फिर हमारी वो यात्रा बिल्कुल वहाँ सफल हुई। पर उसमें एक और चीज था, जब हम लोग वापस आ रहे थे तब हम लोग कुछ 1-1.5 किलोमीटर उतरे और रात का समय हो गया था। मतलब पहाड़ों में ऐसा कहा जाता है कि आप शाम के समय में मतलब कोई भी जगह रुकते हो तो वो आपके लिए मतलब खतरनाक साबित हो सकती है। तो वहाँ हमें एक ऐसी जगह पे आसरा लेना पड़ा कि एक हमारे ही एक मतलब कैलाश मानसरोवर यात्रा के हमारे साथी यात्री डॉक्टर साहब थे, उनके एक छोटे से टेंट में हम 4 लोगों ने रात बिताई थी। और वो किस्सा मुझे आज भी याद है कि वो दिन बहुत ही हमारे लिए मतलब मुश्किल भरा था। अच्छा, सबसे कठिन कैलाश कौन सा है? मेरे हिसाब से ध्रुव भाई सबसे कठिन कैलाश मैं दोनों कैलाश को मानता हूँ, किन्नर कैलाश और श्रीखंड कैलाश। लोगों के हिसाब से श्रीखंड कैलाश भी इतना ही कठिन है और किन्नर कैलाश भी उतना ही कठिन है और दोनों की हाइट सिमिलर मैं मानता हूँ 18, 18.5, 19,000 के फीट के आसपास ही है। सर वहां पे स्थानिक लोगों के साथ आपका अनुभव कैसा रहा? उन्होंने मतलब बहुत अच्छा साथ दिया। मैं एक बात बताता हूँ, मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा पे था तो सिरखा नाम की एक जगह है जो पहला पड़ाव आता है, उस जगह से मतलब हम अर्ली मॉर्निंग आगे के पड़ाव के लिए हम चले थे और काफी लंबा निकल गए और मुझे एकदम रियलाइज हुआ, मुझे पता चला कि मेरी एक चीज मतलब पीछे जहाँ हम रुके थे वहां छूट गई है। और मेरे साथ मेरा एक पोर्टर था हेमू, उससे मैंने कहा बोला यार हेमू मेरी ये चीज वहां रह गई है। तो उसने तुरंत ही बोला कि सर आप चिंता मत कीजिए, आप धीरे धीरे आगे बढ़ो, मैं आपको वो चीज लाके देता हूँ फटाफट। और उसने अपनी हिम्मत दिखाई और मतलब जैसे हम चलते करीब 1 घंटे से भी आगे का सफर काट चुके थे तो उसने मुझे मेरे मतलब पोनी के साथ, जो घोड़ा होता है, घोड़ा और घोड़े वाले के साथ छोड़ के वो इतनी स्पीड से भागता हुआ उस जगह पे गया और जो हमने अंतर तय किया था 1 घंटे में वो 20-25 मिनट में जाकर वापस आ गया। तो उनका मतलब जो भी स्थानिक लोग होते हैं उनका बहुत ही अच्छा सहयोग होता है। सर मैं पूछना चाहता हूँ कि ये सारी यात्राओं का आपके आध्यात्मिक जीवन में क्या असर पड़ा? आध्यात्मिक जीवन पे तो मतलब बहुत ही गहरा असर है। मैं मतलब यही कहूंगा कि कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के बाद मेरा पूरा जीवन बदल गया। क्या बात? मतलब जो मैं पहले था और उसके बाद जो मैं हूँ उसमें जमीन आसमान का फर्क मुझ में आ गया और जो मेरे इर्द गिर्द
मेरे आसपास रहने वाले मेरे अपने, उन्होंने भी मतलब नोटिस किया है कि भाई ये यात्रा करने के बाद बहुत ही बदलाव आ गया है मुझ में। तो मैं बेशक यही कहूँगा कि आध्यात्मिकता के बारे में मतलब मुझ में बहुत ही बदलाव आया है। सर, कोई विशेष ऐसी स्मृति या घटना जो आप कभी नहीं भूल सकते? बिल्कुल, ये पांचों कैलाश में से सबसे अधिकतर मुझे मतलब जो कुछ भी हासिल हुआ है कैलाश मानसरोवर यात्रा के दौरान ही हासिल हुआ है, क्योंकि मेरे जीवन की सबसे पहली यात्रा वही थी। और मतलब मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि महादेव की विशेष कृपा से ये यात्रा संभव हुई है मेरी, साथ ही साथ मेरे माता पिता के आशीर्वाद से, मेरे पूर्वजों के आशीर्वाद से। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब हम लोग कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए हम लोग आगे बढ़ रहे थे, तो गूंजी नाम की एक जगह है, उस जगह पे हमारा एक दिन का स्टे था। वो जगह पर मतलब यात्रा के दौरान वो पहली एक जगह होती है जो वहाँ आपका मतलब भारत से पहले भारत छोड़ने से पहले वहाँ आपका एक मेडिकल टेस्ट भी होता है। और वहाँ आपके मेडिकल टेस्ट में अगर आप फेल हो गए तो आप वहीं से वापस हो जाते हो। ये एक जानकारी के लिए बता रहा हूँ। तो वहाँ हम लोग रुके थे 1 जुलाई 2012 और 2 जुलाई 2012 को मेरा जन्मदिन था। मेरा मतलब 36वां जन्मदिन था। और मतलब अब उस दिन क्या है कि मेरे साथी यात्रियों को क्या पता कैसे पता चल गया कि भाई आज संतोष जी का जन्मदिन है। अब पहाड़ों के बीच में समुद्र तट से हजारों फीट की ऊंचाई पर, वहां तो कोई केक वगैरह तो होगा नहीं, लेकिन मैं विशेष रूप से हमारी सह यात्री उमा जी है, उनका धन्यवाद प्रकट करता हूँ आज आपके इस शो के माध्यम से कि उन्होंने मुझे एक बहुत ही शानदार सरप्राइज दिया। उन्होंने मतलब जो सूजी होती है ना, उसका हलवे का एक प्यारा सा केक बनाया। क्या बात। और सारे यात्रियों को, हमारे एलओ साहब के साथ सभी यात्रियों को शाम के समय इकट्ठा किया और वहाँ मेरा बहुत ही शानदार रूप से उन्होंने जन्मदिन मनाया। तो मैं बताता हूँ कि मेरे जीवन काल में इससे पहले मैंने मेरा जन्मदिन कभी मनाया ही नहीं था। मतलब इस रूप से तो वो मेरे लिए मेरे जीवन का पहला ऐसा शानदार जन्मदिन रहा कि मतलब मेरे अपनों से दूर और ऐसे लोगों के साथ जो मेरे लिए मतलब अनजान थे, लेकिन उस समय मेरे लिए एक परिवार के रूप में मेरे परिवार की तरह मेरे साथ खड़े थे। तो मैं मेरे इस वाक्य को जीवन में कभी नहीं भूल सकता। और मुझे लगता है कि आपके अलावा उस जगह पे कभी किसी ने वहां पे जन्मदिन मनाया भी शायद ही हो सकता है। शायद ही होगा। उस दिन मेरा जन्मदिन था और वो दिन मतलब मैं इतना मतलब भावुक हो गया था कि मुझे मतलब मेरी मतलब जो प्रसन्नता थी कि मेरे आंखों से मतलब खुशी के आंसू निकल गए थे कि भाई ये मतलब क्या है, इतना शानदार मतलब जन्मदिन महादेव की कृपा से आज मुझे यहाँ महादेव की इस यात्रा में और इस जगह पे, पावन जगह पे मनाने का अवसर मिला है। सर, आपको इस यात्रा के दौरान कोई ऐसा दिव्य अनुभव हुआ जो आपको कुछ याद हो या फिर हर क्षण ही उसका दिव्य था? देखो ध्रुव भाई, ऐसा कहा जाता है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा ये पांचों कैलाश यात्रा, वहां किसी को किसी तरह से कोई ना कोई चमत्कार या अनुभव या ऐसे होता ही रहता है। अब मैंने तो आपको जैसे बताया वैसे कैलाश मानसरोवर जैसा दिव्य अनुभव मतलब कहीं नहीं हुए, लेकिन तो जैसे हम लोग कैलाश की परिक्रमा में पहले दिन दारचैन से देराफूक की तरफ जा रहे थे और देराफूक पहुंच गए थे। तो जैसे ही हम लोग वहां पहुंचे तो हमारे लिए वहां मतलब खाने की जो व्यवस्था थी, तो खाने में उस दिन ये जो नूडल्स होते हैं ना, ये थे। और मेरे एक साथी यात्री है पर्वत जी, जो जोधपुर से है, तो वो ये नूडल वगैरह नहीं खाते। तो मैंने नूडल मेरे हिस्से के खा लिए और उन्होंने बोला कि संतोष जी आप भी मेरे ये हिस्से के खा लो, आप तो नूडल खाते हो, आपको तो अच्छे लगते हैं, आप खा लो। तो मैंने वो नूडल भी खा लिए। अब वो नूडल खाने के बाद हम लोगों को वहां से जो कैलाश के चरण स्पर्श की एक जगह है, करीब 3 किलोमीटर सीधी चढ़ाई चढ़कर ऊपर जाना है।
तो हम लोग वहां चढ़ के गए, चरण स्पर्श किए और शाम को वापस आए। अब शाम को वापस आने के दौरान हल्की सी बर्फबारी भी हुई थी और शरीर वैसे भी भीग गया था बर्फबारी और उसकी वजह से, थोड़ी ठंड भी थी। और फिर से शाम का खाना तो थोड़ा बहुत खाना खा लिया। अब रात के समय वहां ठंडी बहुत ही थी, चारों तरफ बर्फ का पहाड़ ही था, बर्फ ही बर्फ था चारों तरफ। अब हम लोग रात को मतलब अपने बिस्तर में गए सोने, हम सभी एक रूम में कम से कम 7-8 यात्री हुआ करते थे, तो मैं भी गया। अब रात को अचानक मतलब मेरा जी घबराने लगा और इस तरह जी घबराने लगा कि मुझे मतलब लगी प्यास। अब मैं बोतल को हाथ लगाऊं तो वो बोतल पूरा बर्फ जमा हुआ था। अब मैं क्या करूंगा? तो मैंने मतलब 2-3 यात्रियों को पूछा। अब सारे यात्री बड़े ही मतलब गहरी नींद में थे। अब बाहर जाने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, इतनी सर्दी थी, मतलब बाकायदा बर्फ के पहाड़ों के बीच में आप अनुमान लगा सकते हो। फिर मैं फिर से वही रूम में मतलब सोचता रहा। अब उस समय एक ऐसा दृश्य था कि मेरा जो खाट था, पलंग था, वहां सामने खिड़की में से कैलाश बिल्कुल सामने दिख रहे थे और चंद्रमा की रोशनी में कैलाश इतने शानदार दिख रहे थे जैसे मतलब एक दिव्य ज्योत की तरह। अब मैंने फिर भी मेरे मन को मनाकर वो जो बर्फ वाला जो पानी था ना, उसको कुछ देर हिला हिलाकर उसमें से 2 घूंट 3 घूंट जो पानी बन सके वो पानी मैंने पिया और वो कैलाश की तरफ मतलब उस समय मुझे एक ऐसी अनुभूति हो रही थी कि यदि मान लो इस जगह में मर गया और तुम क्या होगा, मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे माता पिता, पत्नी, बच्चे, मेरे अपने क्या सोचेंगे, अब क्या होगा। तो मैं वही मतलब वो 2-3 घूंट पानी के मार कर कैलाश की तरफ देखता रहा, महादेव तेरी चरण में हूँ और जैसे लाया है वैसे वापस भेज देना। और वैसे करते करते न जाने कब मुझे नींद आ गई और सुबह जब मैं उठा, जब मुझे मेरे साथी यात्रियों ने उठाया कि भाई संतोष जी उठो, और उस समय जो मेरे अंदर एक अलग ही प्रकार की ताजगी थी, जानो कि कल रात को मेरे साथ कोई ऐसी घटना ही नहीं घटी। तो ये एक मतलब बहुत ही अनोखा मेरे साथ वाकया वहां हुआ है। सर जैसे इस कैलाश के बारे में आपने बताया, ऐसे बाकी के 4 कैलाश के बारे में कोई आपकी अनुभूति हो, आप बता सकते हो तो? बिल्कुल बिल्कुल ध्रुव भाई, ऐसा है कि जैसे श्रीखंड कैलाश की बात बताता हूँ। श्रीखंड कैलाश में उस समय मैं मेरे एक साथी यात्री जोधपुर के पर्वत सिंह है, उनके साथ ही मैं गया था। अधिकतर हमारी यात्राएं उन्हीं के साथ ज्यादा हुई है। तो उस समय हम लोगों ने 2 ही लोग थे, हम दोनों यात्री, दोनों साथी यात्रियों ने नक्की किया था कि हम दोनों ही जाएंगे और ये यात्रा करेंगे। तो हम हमारे मतलब निर्धारित समय पे वहाँ श्रीखंड कैलाश के लिए वहाँ एक जगह है जाओ, और जाओ से वहाँ सिंहगाड़ करके जो श्रीखंड कैलाश का बेस कैंप है, वहाँ पर जो लोकल लोग थे, जो पोर्टर के रूप में, गाइड के रूप में हमारे साथ ऊपर चलने वाले थे, उनसे हमने फोन पे बात करके सारी व्यवस्था करवा रखी थी। जिस दिन हम लोग वहां पहुंचे तब उन्होंने हमें एक बात बताई थी कि सर पिछले 40 वर्षों में जो बर्फ नहीं गिरा है वो बर्फ इस साल गिरा है, और इस साल मतलब बहुत ही कम लोग मतलब इस यात्रा को कर पा रहे हैं। जितने भी लोग गए उसमें से 80% लोग वापस आधे से नीचे आ गए। तब हमने भी सोचा कि भाई हम तो निश्चय करके आए थे, जैसे मैंने आपको बताया कि मानसिक रूप से यदि आदमी तैयार है तो शारीरिक रूप से तो अपने आप ही उसमें बल आने ही वाला है। हमने उनको बोला कि भाई जो भी होगा देखी जाएगी, चलते। और अगले दिन सुबह हम लोगों ने हमारी यात्रा बेस कैंप सिंहगाड़ से स्टार्ट की। जब हम लोग वहां से आगे बढ़े तो कुछ दूरी पर एक आश्रम है बाबा जी का, तो बाबा जी के आश्रम में हमने आशीर्वाद लेने के लिए वहां हम गए, तो उन्होंने हमें चाय वाय पिलाई। तब बाबा जी ने हमको पूछा कि भाई कहाँ से हो आप? तो मैंने बोला मैं गुजरात से हूँ। मेरे साथी यात्री ने बोला मैं राजस्थान से हूँ। तो उन्होंने बोला आपका नाम लिखा दो। तो हमने बाबा जी से पूछा, बाबा जी आप नाम, कि जो भी जाते हैं ना उनका मैं नाम लिखता हूँ, और कौन वहां करके आया कौन नहीं करके आया वो मैं यहाँ लिखता हूँ।
तो आप दोनों का हमने हमारा दोनों का नाम लिखवा दिया। फिर बोला कि आपसे नहीं हो पाएगा। बाबा जी ने हमको ये बोला कि आपसे नहीं हो पाएगा। कि 100 लोग गए, उसमें से 80 लोग वापस आए, केवल 20 लोगों ने ऊपर यात्रा की है। मतलब एक उन्होंने रेशियो बताया। मतलब बाबा जी जैसी महादेव की इच्छा, हम तो निश्चय करके आए, अब देखी जाएगी जो भी होगा। और हमने हमारी यात्रा स्टार्ट कर दी। पहला बेस कैंप थाचड़ू में हम लोग रुके। दूसरे दिन हम लोगों ने हमारी आगे की यात्रा और की भीमद्वारी होते हुए हम लोग आगे भीमद्वार पहुंचे। भीमद्वार में फिर वहाँ हम लोग रात रुके। वहाँ रात रुकने पे जो लोकल वहाँ के लोग जो टेंट लगाकर वहाँ थे, उन्होंने यही बताया कि आगे तो बहुत मुश्किल है, बर्फ ही बर्फ है, करीब मतलब 20-20 फीट तक बर्फ है, आप कैसे जाओगे, क्या है। तो हमने तो जाना था, तो सुबह हम लोग दूसरे दिन हम लोगों ने हमारी यात्रा स्टार्ट की। हम लोग जैसे आगे बढ़ते गए और फिर एक वो जगह आई, तो मतलब बर्फ को पार करते करते मतलब एक ऐसी जगह पहुंचे कि जहां से श्रीखंड महादेव जो 70 फीट के जो शिवलिंग समान महादेव जहाँ स्थित है, वो बिल्कुल सामने नजर आ रहे। और वहां जाकर हमारे साथ एक पुणे के यात्री थे जो हमारे साथ हो गए थे, वो हमारे आगे थे और उन्होंने तो बिल्कुल हिम्मत हार गई थी। उनको देखकर हम भी थोड़ी देर के लिए कि क्या करें, जाए या न जाए। लेकिन फिर से वो हिम्मत एक साथ जुटाकर हमारे जो गाइड थे, हमारे पोर्टर थे, और हम लोगों ने वो यात्रा, हम लोग ऊपर गए। लेकिन जब वापस आ रहे थे उस समय ऐसा हुआ कि हम लोग जैसे बर्फ से नीचे, मतलब पहाड़ से बर्फ में होते हुए नीचे उतर रहे थे, तो एक जगह ऐसी आई जहां मतलब जैसे ही मैंने अपना बायां पैर रखा और मेरा बायां पैर पूरा बर्फ के अंदर कमर तक चला गया और मैं घबरा गया। और मैंने मेरे पोर्टर को आवाज दी, अरे भाई, तो वो अरे कि सर चिंता मत करो, आप कुछ नहीं होगा, आप डरो मत, आप चिंता मत करो। बोला भाई डरे कैसे नहीं, मैं तो आधे तक तो अंदर चला गया हूँ, ये पैर मेरा अंदर है, ये पैर मेरा ऊपर बर्फ के। कि कोई नहीं, आप जोर लगाओ। अब जोर लगाओ, तो उन्होंने जैसे जोर लगाने बोला, जोर लगाया तो ये पैर ऊपर आ गया और ये वापस अंदर चला गया। फिर तभी उन्होंने वापस उनके जो एक और साथी पोर्टर थे उनको आवाज दी और उन्होंने दोनों ने मिलकर मुझे उस मतलब आधा धसा हुआ मैं बर्फ में था, उन्होंने मुझे बाहर निकाल के बोला कि आपको कुछ नहीं होगा सर, हम लोग हैं तब तक, आप बिल्कुल चिंता मत करो, कि आप महादेव की कृपा से आए हो, महादेव की कृपा से नीचे उतरोगे। और फिर वो मतलब वहां से हम लोग बिल्कुल ही अच्छी तरह हमारी यात्रा करके नीचे उतर आए। क्या बात है सर। शारीरिक तैयारी के लिए क्या किया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, शारीरिक तैयारी के लिए ऐसा है कि जैसे ये सभी यात्राएं चलने वाली है, जिसे ट्रैकिंग कहा जाता है, तो आपको चलने का अभ्यास पूरा होना चाहिए कि आप एक दिन में कम से कम, जैसे हम सीधी सड़क पर या सीधे रास्ते पर तो आसानी से चल जाते हैं कि 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, लेकिन यही 5 किलोमीटर यदि हमें पहाड़ पे चढ़ना है या सीधी चढ़ाई चढ़नी है तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो सबसे बड़ा अभ्यास हमारा यही है कि हमारे शरीर को इस तरह कसा जाए कि हम मतलब जब हम लोग ये यात्रा करने जाए, जैसे पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, तो हमारी मतलब शारीरिक स्थिति, हमारा जो शारीरिक मनोबल है वो ऊंचा होना चाहिए। साथ ही कि हमारी जो लंग्स की कैपेसिटीज है वो भी अच्छी होनी चाहिए, कि हमारी श्वासोश्वास की जो क्रियाएं हैं वो मजबूत होनी चाहिए। और खास करके जो लोग मतलब किसी तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं, किसी तरह से मतलब रोगग्रस्त है, उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल है। कौन लोग ये यात्रा नहीं कर पाएंगे? ऐसा है ध्रुव भाई कि जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक मापदंड ऐसा है, 18 से 70 वर्ष की आयु तक का व्यक्ति ये यात्रा कर पाता है, लेकिन वो शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कि जैसे कैलाश मानसरोवर यात्रा में कोई भी यात्री सिलेक्ट हो जाता है वो यात्रा करने के लिए, तो उसको उस यात्रा के लिए मतलब दिल्ली जब पहुंचते तो दिल्ली में उनका एक मेडिकल टेस्ट होता है। तो उस मेडिकल टेस्ट में जो यात्री पास हो जाता है, चाहे वो 18 वर्ष का है, 30 वर्ष का है, 40 वर्ष का है, 50, 60 या 70 वर्ष का है, लेकिन वो उस
मेडिकल टेस्ट में पास हो जाता है तो वो एलिजिबल है कि वो अपनी यात्रा आगे कर सकता है। तो वो सारे उसमें पैरामीटर्स है, जैसे आपके मैंने बताया लंग्स कैपेसिटी, आपकी चलने की पल्स वगैरह कैसी क्या है, वो सारा उसमें चेक होता है। तो उसके लिए तो मैं ऐसा नहीं बता सकता कि किसी यात्री को हम शारीरिक रूप से संपूर्णतः फिट देखकर ऐसा नहीं बोल सकते कि ये वो कर सकता है। यदि मान लो कि वो मेडिकल टेस्ट में फेल हो गया, अच्छा, किसी भी रूप से मतलब दिखने में हृष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त है, लेकिन मेडिकल टेस्ट के पैरामीटर्स में वो फेल हो गया तो वो यात्रा के लिए आगे बढ़ नहीं सकता या वो नहीं जा सकता। लेकिन कुछ कैसे बहुत से लोग, अभी जैसे हमारे साथ एक यात्री थे श्रीवास्तव जी, जो अभी नहीं रहे इस दुनिया में, पिछली साल ही उनकी मतलब उनकी डेथ हो गई। तो वो पूरे 70 वर्ष की आयु के थे और वो ये यात्रा करने आए थे, और शरीर में देखो तो बिल्कुल पतले दुबले, और लोगों को ऐसा लगेगा कि ये बाबा क्या कर पाएंगे। लेकिन सबसे बढ़िया उस 70 वर्ष के जो बाबा जी थे हमारे श्रीवास्तव जी, उन्होंने वो यात्रा बहुत ही शानदार रूप से की। सर कौन सा टाइम बेस्ट है या कौन सी सीजन बेस्ट है ये यात्रा करने के लिए? ध्रुव भाई, इसमें सभी यात्राएं है ना, जो 500 कैलाश की यात्राओं का एक एक समय मुकर्रर किया हुआ है जो प्रशासन ने। जैसे कैलाश मानसरोवर जो यात्रा होती है, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि पिछले 5 वर्षों से कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद है, लेकिन भारत सरकार के अथाग प्रयत्नों से इस बार ये कैलाश मानसरोवर यात्रा होने जा रही है। तो ये भी मतलब सभी यात्रियों के लिए बहुत ही मतलब सभी सनातनी यात्रियों के लिए खुशखबरी की बात है कि वो मतलब 5 वर्षों के बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा इस साल 2025 में फिर से होने जा रही है। अब यह यात्रा जून महीने के आखिरी सप्ताह से, यानी 25-26 कोई एक निर्धारित तारीख से लेकर सितंबर महीने के पहले सप्ताह या अगस्त के आखिरी सप्ताह तक ये यात्रा चलती है। जैसे उस समय ये करीब 17 या 18 बैचेस होती थी, प्रति बैच में 60 अधिक से अधिक यात्री उसमें जाते थे। और फिर उसके बाद मैं आपको बताऊं तो जैसे किन्नर कैलाश यात्रा, किन्नर कैलाश यात्रा 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच में ये यात्रा होती है, जिसमें प्रशासन इसको परमिशन देती है और प्रशासन पूर्ण रूप से उस यात्रा को सहयोग करती है। और उसके बाद श्रीखंड कैलाश यात्रा, श्रीखंड कैलाश यात्रा जुलाई के आखिरी 15 दिनों में, यानी 15 जुलाई से 27 जुलाई के आसपास ये यात्रा होती है। तब प्रशासन पूरी तरह से सभी यात्रियों को सहयोग करता है। वहाँ प्रशासन की तरफ से सारी व्यवस्थाएं होती है, भंडारे लगते हैं, वहाँ रेस्क्यू टीम्स होती है, वहाँ मेडिकल टीम्स होती है। तो किसी भी यात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो वो लोग हैंडल करते हैं। और उसके बाद आता है मणिमहेश कैलाश यात्रा। मणिमहेश कैलाश यात्रा का ऐसा कहा जाता है कि राधा अष्टमी से जन्माष्टमी के बीच की ये दिन होते हैं, उसमें ये यात्रा निर्धारित की जाती है और उसमें भी प्रशासन अपना पूर्ण रूप से वहाँ सहयोग करती है। और उसके बाद आदि कैलाश यात्रा, आदि कैलाश यात्रा का जून के आखिरी सप्ताह से सितंबर के प्रथम सप्ताह तक ये यात्रा मतलब इनका समय निर्धारित किया है कि इस समय में आप ये यात्रा कर सकते हो। इन यात्राओं का आपके सर्विस लाइफ में या आपकी पुलिसिंग में असर हुआ है? जैसे मैं आपको बताऊं, पॉजिटिव रूप से सभी तरह से मतलब मैंने पूरे जीवन काल में मेरे इस यात्राओं से असर हुआ है, तो मेरे पुलिसिंग में, मेरे सर्विस में तो होना ही होना है, तो उसमें तो कोई दो मत वाली बात नहीं है। अच्छा, बिल्कुल। सर ये यात्रा में सबसे ज्यादा सपोर्ट आपको किसने किया और आपको लगता हो कि इनके सपोर्ट के बिना ये यात्रा नहीं हो पाती? हाँ, सपोर्ट तो जैसे सभी का रहा। अब जैसे मैं बताऊं कि बिना सपोर्ट के कोई यात्रा होती नहीं है। परिवार का सपोर्ट, माता पिता का सपोर्ट, दोस्तों का सपोर्ट और सहकर्मियों का सपोर्ट। लेकिन साथ ही साथ में मैं एक बात जरूर बताऊंगा कि जैसे मैंने आपको बताया कि नितिन प्रधान जी, जिन्होंने, जो मेरे प्रेरणा स्रोत है कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए, जब 2011 में इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ कैलाश मानसरोवर यात्रा का, तो उनका मुझे कॉल आया था कि संतोष भाई रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है और आप यात्रा के लिए आवेदन दीजिए, रजिस्ट्रेशन कीजिए। तब मैंने उन्हें यही बताया था कि मैं शायद इस बार उसके लिए सक्षम नहीं हूँ, क्योंकि महंगी है ये कैलाश मानसरोवर यात्रा
और उस समय मैं पूर्ण रूप से तैयार नहीं था। तब मुझे नितिन भाई ने यही कहा था कि कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन आपको ये यात्रा करनी है और मैं आपको ये यात्रा करवा के रहूंगा। और वो साल ऐसे ही निकल गया, 2012 का साल आया और वही फरवरी का महीना था और उनका फिर से मुझे कॉल आया कि संतोष भाई, आवेदन के लिए अखबारों में और न्यूज़ चैनल में एडवर्टाइजमेंट आ गई है और अब की बार आप चूक मत करना, आप ये कुछ भी करके अब की बार तो आप आवेदन देना, आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। मैं बोला कि मेरा पासपोर्ट भी अब तक, कि वो कुछ नहीं, सब हो जाएगा, आप तो एक बार रजिस्ट्रेशन कीजिए। मैंने चलो, मैंने उनकी बात मान ली। मैंने चलो, नितिन भाई फोर्स कर रहे तो मैंने ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेरी मतलब रजिस्ट्रेशन आवेदन कर दिए। मैं तो आवेदन करके रजिस्ट्रेशन करके मतलब सोचा कि क्या ही अपना नंबर आएगा, लाखों में से बोलते, तो मतलब चलो देखा जाएगा। और आप नहीं मानोगे कि मुझे मतलब विदेश मंत्रालय भारत सरकार से, मतलब जो कैलाश मानसरोवर यात्रा जो आयोजित करते, वहां से एक अलॉटमेंट लेटर आ गया कि भाई संतोष कुमार, आपका बैच नंबर 5 में कंफर्म यात्री के रूप में चयन हुआ है और आप आगे के लिए प्रोसेस करना है। और आपको मतलब एक अवधि बताई थी, उस अवधि में आपके पासपोर्ट की डिटेल्स हमें यहाँ फैक्स के द्वारा भेजी जानी चाहिए। अब मेरे हाथ में जो लेटर आया, अलॉटमेंट लेटर, इसलिए मैं उसी दिन मुझे एकदम ये हुआ कि मैं ये वाकई में मतलब एक विशेष कृपा है कि मतलब मैं जो सोच रहा था उससे विपरीत है कि करोड़ लाखों में से एक मेरा चयन हुआ है, और वो भी कंफर्म यात्री के रूप में, न कोई वेटिंग यात्री के रूप में। अब मुझे करना क्या था, मुझे सबसे पहले तो मेरा पासपोर्ट बनाना था। अब पासपोर्ट के लिए मेरे लिए पासपोर्ट बनाना उस समय के लिए थोड़ा नया काम था। मैंने काफी लोगों से पूछा, अरे के संतोष भाई, पासपोर्ट क्या ऐसे ही थोड़ी बनता है, महीने लग जाते। मतलब यार, महीने लग जाएंगे तो मैं जा कैसे पाऊंगा। फिर मुझे किसी ने अच्छी सलाह दी कि आप पासपोर्ट ऑफिस में जाकर किसी से सलाह लीजिए। तो मैं मेरा अलॉटमेंट लेकर पासपोर्ट ऑफिस में, जो पासपोर्ट ऑफिसर होते हैं ना, उन्हीं के पास चला गया और उनको मैं बोला, मतलब सर ऐसे ऐसे है और मैं कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए मुझे जाना है और मुझे मतलब कुछ ही दिनों में पासपोर्ट चाहिए। तो बोले कि मिल जाएगा तत्काल पासपोर्ट में, आप अर्जी कर दीजिए, आपको 1 सप्ताह में पासपोर्ट मिल जाएगा। मतलब ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उस समय मेरे साथ मेरे कलीग थे, यशोधर वैद्य। तो वो वैद्य साहब को मैं मतलब अपने सपोर्ट के लिए कि मुझे वहाँ कोई पासपोर्ट केंद्र में मदद कर सके, तो उन्होंने भी मुझे अच्छा सपोर्ट किया था कि जो पासपोर्ट ऑफिसर थे उनके साथ बात करना, मेरी बात को रखना, और वो सारी चीज़ें हुई। उन्होंने मतलब जो जो डॉक्यूमेंट्स बोले थे वो सारे डॉक्यूमेंट्स मैंने दिए। आप मानोगे नहीं कि 5वें दिन मेरे हाथ में पासपोर्ट था। और मतलब जिस दिन पासपोर्ट डिस्पैच हुआ, उस दिन पासपोर्ट ऑफिस के जो बड़े ऑफिसर होते हैं ना, उन्होंने मुझे पर्सनली कॉल किया कि सर आपका पासपोर्ट डिस्पैच हो गया है और कल आपको पासपोर्ट मिल जाएगा। क्या बात। उसमें भी एक अजीब चीज थी, मतलब एक खास चीज थी। अब जैसे उन्होंने तत्काल पासपोर्ट के लिए एक विकल्प रखे थे कि आपको अच्छी तरह जानते हैं ऐसे कोई एमएलए या फिर कोई आपके आईपीएस अधिकारी हो, उनका एक एनेक्सचर आता है, वो आप मतलब भरवा के लाओ। अब उस समय हमारे एक एसपी सर थे, आईपीएस हमारे पुलिस अधीक्षक सर थे सूरत ग्रामीण के, प्रदीप सेजुल सर। तो मैंने सीधे प्रदीप सेजुल सर से बात की, मतलब सर ऐसे ऐसे मुझे कैलाश मानसरोवर यात्रा जाना है और पासपोर्ट के लिए, हाँ ठीक है, लाओ एनेक्सर लाओ, मैं आपको भर देता हूँ फटाफट। और वो मतलब कोई देरी नहीं हुई, सर ने बिल्कुल एकदम इजीली मुझे भरकर वो फॉर्म दे दिया, जाओ सबमिट कराओ। और मैंने सबमिट करवा दिया। सबमिट कराते ही जैसे मैंने आपको बताया 5वें दिन में मेरे पास मेरा पासपोर्ट आ गया। अब था मुझे आगे की प्रोसेस करनी, जैसे मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और विशेषकर पुलिस डिपार्टमेंट से हूँ, तो मुझे मेरे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट की भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो उस चीज में भी प्रदीप सेजुल सर ने मेरी मदद की, जो भी मतलब अर्ली टू जितने भी जल्दी से जल्दी बन सके वो सारे डॉक्यूमेंट्स ऊपर पहुंचाए। वहां से समय पर मेरा एनओसी मिल गया। अब छुट्टी का एक था, तो छुट्टी के लिए पहले तो सर को क्या पता नहीं था ये आवेदन किसका है छुट्टी का। और फिर बाद में मैंने जब मेरे क्लेरिकल स्टाफ से पूछा तो कि आपकी तो छुट्टी सैंक्शन नहीं की है, मैं ऐसे कैसे हुआ। तो उस समय भी फिर मैं थोड़ा मायूस हो गया, मला
अब तक की सारी चीजें अच्छी हो रही है और छुट्टी के लिए क्यों ऐसा हुआ। तो मैं फिर से शेड्यूल सर के पास गया, बस सर मेरी वो कैलाश यात्रा जाना है और छुट्टी, तो क्यों क्या हुआ। मैं सर मेरी छुट्टी तो सैंक्शन नहीं हुई। किसने नहीं, कौन मना कर रहा है। बस सर वो मैंने ऊपर वहाँ क्लार्क जो कंसल्ट क्लार्क है उनसे बात की तो वो बता रहे, उन्होंने तुरंत कॉल किया कि भाई उनका रिपोर्ट क्या हुआ कि सर वो ऐसे ऐसे। उन्होंने मुझे तुरंत बोला कि अभी का अभी तुम एक दूसरा आवेदन दो, दूसरा रिपोर्ट दो, अभी आपका छुट्टी सैंक्शन होगा। वो एक ही दिन में मेरा छुट्टी सैंक्शन हो गया। तीसरे दिन तो मुझे छुट्टी उतर के मतलब कैलाश यात्रा के लिए जाना था। तो मतलब जैसे मैंने आपको बताया, नितिन प्रधान जी है, हमारे यशोधर वैद्य है, ये हमारे प्रदीप शेजुल सर है, और उसके बाद वो सारे लोग जिन्होंने मुझे समय समय पे बहुत ही अच्छी तरह मदद की, उनकी जो ये मदद है वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता। सर आपकी बातों से लग रहा है कि वो हिंदी फिल्म का डायलॉग याद आ गया, अगर किसी चीज को पूरे दिल से चाहो तो सारी कायनात हमें उससे मिलाने की साजिश में लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है कि मतलब आप ठान लो कि मुझे ये करना है तो आप 100% वो कर सकते हो। एक आपके दिल में वो आग होनी चाहिए, जज्बा होना चाहिए कि मुझे ये काम करना है। अब उस समय ये यात्रा 1-1.5 लाख रुपए के करीब ये इस यात्रा में खर्चा होता था। तो फिर भी मतलब कहाँ से कैसे सारी व्यवस्था होती गई और मेरी यात्रा बहुत ही निर्विघ्न और बहुत ही शांति से पूर्ण हुई थी। अगर आपको फ्यूचर में वापस कोई बार मौका मिले तो आप ये 5 यात्रा वापस करना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। हर मेरे मतलब मैं जब तक जानता हूँ तो हर कैलाशी जो होता है उसकी यही इच्छा होती है। जैसे हमारे साथ के इतने हम लोग 53 यात्री थे, उन 53 यात्रियों में से कई यात्री ऐसे जो 2-2, 3-3 बार कैलाश मानसरोवर यात्रा करके आ गए। पर यही है कि मतलब उसके लिए थोड़ा खर्चा होता है। कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए एक समय का ये होता है, तो वो सोचने के लिए मजबूर करता है। बाकी तो मैं यही सोचता हूँ कि मेरा मन यही करता है कि मैं कई बार ये यात्राएं करता रहूं। कैलाश यात्रा के दौरान हम लोगों ने वहाँ एक बहुत ही प्यारा भजन सुना था। भजन इस तरह था कि भोले बाबा से मिलना आसान नहीं, थोड़ा कष्ट उठाना पड़ता है। वाह वाह। तो मतलब कष्ट उठाओ तो भोले बाबा से मिलना आसान हो जाता है। इस यात्रा के बाद आपके दृष्टिकोण या जीवन मूल्यों में क्या प्रभाव आया? जैसे कहते हैं ना कि किसी चीज को पा लेने के बाद आदमी तृप्त हो जाता है, तो वो तृप्ति प्राप्त हो गई कि मतलब ऐसी कोई चाह नहीं कि मैं मतलब उसके पीछे दौड़ूं। तो आप उसमें समझ सकते हो कि मतलब पूरी दुनिया को एक नजर से शाश्वतता से देखना, यही वो दृष्टिकोण हो गया है। 6 साल बाद कैलाश मानसरोवर की यात्रा फिर से शुरू हो रही है, तो जो लोग जाना चाहते हैं या जो लोग प्लानिंग करना चाहते हैं उनके लिए आप क्या कहोगे? जैसे मैंने पहले भी बताया कि 2019 के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा बंद हो गई थी और मतलब इस साल 2025 में ये यात्रा शुरू हुई है और मतलब उसका रजिस्ट्रेशन अभी कुछ दिनों पहले ही पूर्ण हुआ है। लेकिन जिन लोगों ने मतलब रजिस्ट्रेशन किया है और जो लोग ये यात्रा करने के लिए आगे परमिशन मिलेगी और जाएंगे, उनसे यही कहूँगा कि वो पूर्ण रूप से अपने मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार रहे और कभी भी किसी भी जगह पे हिम्मत ना हारे। और जो यात्रा पहले होती थी उससे तो ये यात्रा अब की बार बहुत ही आसान है। मतलब पहले ट्रैकिंग ज़्यादा करना पड़ता था, अभी तो केवल कैलाश की जो परिक्रमा होगी 3 दिन की वही शायद ट्रैकिंग से होगी। फिर भी मतलब शारीरिक रूप से बिल्कुल पूर्ण रूप से तैयार रहना है। हमारे मतलब उस तरह से हमें प्रैक्टिस करनी है प्रतिदिन और ऊंचाई का अनुभव। साथ ही अगर कोई यात्री मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगता है या कोई फोबिया है या कोई सिकनेस है तो उसकी दवाइयाँ साथ में रखे और जैसे मतलब किसी भी तरह से हड़बड़ाहट ना करे, कोई जल्दबाजी ना दिखाए। और जहाँ भी आप ऐसा लगता है कि मैं इस चीज़ को करने में असमर्थ हूँ तो उधर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा समर्थता न बताए। कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा समर्थता बताने पर
तकलीफ में पड़ जाते हैं। अच्छा सर, क्या क्या ऐसे सेफ्टी मेजर्स हमें याद रखने पड़ेंगे ये यात्रा को पूर्ण करने के लिए? क्या क्या चीजें हमें चाहिए होगी, क्या क्या सेफ्टी मेजर्स हमें खास रूप से ध्यान रखने पड़ेंगे? हाँ, सेफ्टी मेजर्स में जैसे हम लोग पहाड़ों में जा रहे हैं यात्रा के लिए, जैसे ऊपर बर्फ होती है, ठंड बहुत होती है और मौसम समय समय पे बदलता है। तो सबसे पहले ठंड के मतलब अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए कपड़े उस तरह से ले जाने हैं। साथ ही साथ बारिश, पहाड़ों में बारिश कभी भी हो जाए उसका कोई भी भरोसा नहीं होता है। मतलब कहते हैं कि पहाड़ कभी भी मौसम अपना मिजाज बदलते हैं, तो बारिश के लिए पूर्ण रूप से तैयारी रखनी चाहिए। छाता है, रेन सूट है वगैरह, और मेडिकल जैसे दवाइयाँ हैं, जैसे विशेषकर सर्दी, बुखार, दस्त वगैरह की दवाइयाँ, ये दवाइयाँ रखनी ज़रूरी है। और तो ये सारी चीज़ें मतलब बहुत ही, और जूते, सबसे खास जूते है कि जूते उस तरह से ही होने चाहिए कि जो पहाड़ों में आपको चलने के लिए पूर्ण रूप से अनुरूप हो। क्योंकि पिछली बार मैं बताता हूँ, मैं जब मणिमहेश कैलाश यात्रा में था तो मेरे साथ मेरा बड़ा बेटा भी था, लेकिन मेरे बेटे के जूते खराब होने की वजह से उसे आधे रास्ते में ही रुकना पड़ा था। और आपने पूर्ण हाँ, किया और था? मैंने पूर्ण किया था। क्या बात है। और ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जूते अच्छे, और मैं तो सभी से यही सलाह दूंगा सभी को कि हो सके तो एक एक्स्ट्रा पैर जूतों की रखनी चाहिए। तो कभी भी ऐसी दिक्कत आई तो हम मतलब बदल सकते हैं। सर, ट्रैकिंग के माध्यम से आपने कोई अपनी नकारात्मक आदत को छोड़ा है? नकारात्मकता तो नहीं कहेंगे, लेकिन मुझे पहले गुस्सा जल्दी आ जाता था। अच्छा। और इन यात्राओं के बाद मुझे अभी गुस्सा कम आता है। क्या बात है। जी, तो ये एक, इसे नकारात्मक बात कहो या एक अच्छा। मतलब पॉजिटिव हाँ जी इम्पैक्ट का हो। जी। क्या बात है। सर, आप आध्यात्मिक जीवन या पुलिस ऑफिसर की जो ड्यूटी है, उन दोनों में बैलेंस कैसे करते हो? बैलेंस ऐसा है कि जीवन में सब कुछ हर तरीके से, मतलब सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, एवं हम जिसको जो हमारा कर्तव्य निभा रहे उन सबको बैलेंस करके ही चलना पड़ता है, तभी जीवन का असली मजा आता है। क्या बात। अब हम दूसरे टॉपिक पे आते हैं जी कि आप पुलिस बनने के लिए प्रेरित कैसे हुए? पुलिस बनने के लिए प्रेरित तो ऐसा था कि जैसे मेरे पिताजी पुलिस डिपार्टमेंट से थे। अच्छा। तो हम तो बचपन से मतलब पुलिस लाइन में रहे। अच्छा। तो चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी। अच्छा। तो वो उस समय तो हमारा ये मतलब दूसरी कहीं जाने की कोई सोचते ही नहीं थे हम। हमारा तो यही था कि हम बड़े हो गए तो पुलिस डिपार्टमेंट को ही फॉलो करेंगे, वही ज्वाइन करेंगे। तो मतलब कुछ इस माहौल में रहने की वजह से भी हम लोगों का पूरा फोकस मतलब वो पुलिस डिपार्टमेंट की ओर ही रहा, और आखिरकार मतलब पुलिस डिपार्टमेंट को ही हमने चुना और ज्वाइन हुए हम। सर, आपने पंच कैलाश की यात्रा के बारे में तो बताया जी। ऐसी और कौन सी यात्राएं जो आपने की है और जो हमें नहीं पता है? ध्रुव भाई, ऐसा है कि जैसे पंच कैलाश यात्रा के साथ साथ 12 ज्योतिर्लिंग यात्रा भी मैंने कर ली है। क्या बात है। जैसे पूरे भारतवर्ष में अलग अलग स्थानों पे 12 ज्योतिर्लिंग है। तो पिछले मतलब ये सारे ज्योतिर्लिंग की यात्राएं भी हमारी ये कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद ही हुई है। तो ये 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा, साथ ही साथ कुछ शक्तिपीठों की भी यात्रा हुई है। और एक आपको खास इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जो 5 तत्व होते हैं, जो अग्नि, जल, वायु, जल, पृथ्वी और आकाश, तो ये 5 तत्व शिव जी से रिलेटेड है। तो ये 5 तत्व के जो मंदिर है, उन 5 तत्व के मंदिरों की यात्रा भी मैंने कर ली है। क्या बात कि जैसे सबसे पहले मैंने आकाश, जो तमिलनाडु में चिदम्बरम में है, तो चिदम्बरम में शिव जी का जो मंदिर है वो आकाश तत्व के साथ जुड़ा हुआ है। अच्छा। और तिरुवण्णमलई, जहां अग्नि तत्व के रूप में मतलब शिव जी वहां स्थित थे।
और उसके बाद कालाहस्ती, कालाहस्ती जहाँ मतलब शिवजी स्पेस हवा के रूप में मतलब वहाँ वो स्थित है। और उसके बाद जल के रूप में तो त्रिची में जो वहाँ त्रिची में शिवजी जल के रूप में वहाँ, और कांचीपुरम में पृथ्वी के रूप में वहाँ स्थित है। तो ये सारी जगह पर मुझे वहाँ जाकर साक्षात रूप से उनके दर्शन करने और वहाँ का मतलब जो वहाँ की आध्यात्मिकता और वहाँ की एक अलग ही ऊर्जा का मतलब दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ है। सर, आपके नजरिए से भगवान शिव का आपके लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है? मेरे लाइफ में महादेव मतलब बहुत ही बड़ा मतलब मेरे लिए मतलब मैं हरदम यही चाहता हूँ कि महादेव मुझे कभी अपने आप से अलग ना करे, मतलब मुझे अपने स्थान अपने चरणों में स्थान दे। मैं आपको बताऊं कि बचपन से ही न जाने क्यों अलग ही मेरे अंदर महादेव के प्रति एक अलग ही मतलब भक्ति भाव रहा है। हमारे शहर में मतलब एक बहुत ही पुराने स्वयंभू स्वयंभू मंदिर है महादेव का, पूर्णेश्वर महादेव। तो बचपन से वहाँ पूजा करने का, वहाँ सेवा करने का मुझे अवसर मिला है, और वहीं से मतलब एक महादेव की भक्ति के साथ एक अलग ही मेरा लगाव हो गया है। तो वो अब तक मतलब मेरे से मतलब वो लगाव जारी है, और जहाँ जाता हूँ किसी न किसी रूप में महादेव के दर्शन होते रहते। भगवान शिव का एक नाम है पशुपतिनाथ जी जो माना जाता है कि भगवान शिव पशुओं के भी नाथ है जी। तो मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आप ऐसे ह्यूमन कितने कंपैशनेट है अदर लिविंग क्रीचर्स से, जानवरों से? ध्रुव भाई, ऐसा है विशेष रूप से कोई किसी एक ऐसे सर्टन जानवर या ऐसे किसी से लगाव या ऐसी कोई भावना ऐसी नहीं है। मुझे संसार के सभी जानवरों प्रति वही लगाव और भावना है। सभी पशुओं पक्षियों में मैं एक ही मतलब एक ही नजर से उनको देखता हूँ कि प्रेम की भावना से देखता हूँ। क्या बात है सर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौलि चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभु कोटि नमन दिगंबरा, कोटि नमन दिगंबरा। सर, मैंने भी परफॉर्मिंग आर्ट्स में मास्टर्स किया है, तो हमारा भी जो श्लोक है जो सारे एक्टर्स सारे आर्टिस्टों को आना चाहिए, वो भी शंकर भगवान का ही श्लोक है। अच्छा। आंगिकम भुवनम यस्य वांचिकम सर्ववांगमयम आहार्यम चंद्र तारा भी तम नमम सात्विकम शिवम। बहुत बढ़िया। यानी जो भरत नाट्य शास्त्र की जो शुरुआत हुई थी वो भी भगवान शिव ने ही की थी जी। तो हमारे कोई भी आर्टिस्ट हो तो हमें कहा जाता है कि ये श्लोक तो कोई भी ऐसा आर्टिस्ट आपको याद ही रहना चाहिए। आंगिकम भुवनम यस्य वांचिकम सर्वव्यांगमयम आहार्यम चंद्र तारा भी तम नमम सात्विकम शिवम। कि अगर आपके अंदर शिव है तो आपके अंदर से एक क्रिएशन होने की चांसेस है। आपकी जो ये रचना थी उसके बाद मुझे याद आया कि शंकर भगवान के बिना तो मुझे लगता है कि शिव ही जीव है और जीव ही शिव है। बिल्कुल 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 सही कहा ध्रुव भाई आपने। शिव ही जीव है, जीव ही शिव है। और मैं मतलब आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि मैंने ये भी देखा है कि शिव जी की कृपा से मुझ में वो मतलब मुझे नाचना भी अच्छा लगता है। कभी कभी मन करता है डांस कर लो, कभी कभी मन करता है गा लो, कभी कभी मतलब वो सारी चीजें जो मतलब शिव जी को क्रोध आता है तो कभी क्रोध भी आ जाता है। तो बस वही चीजें है कि उनका आशीर्वाद इस तरह से बना हुआ है कि वो सारी चीजें मतलब होती रहती है। सर, एक ऐसा क्वेश्चन था कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में है और जिनको स्पिरिचुअलिटी के साथ साथ अब फिजिकल भी फिट रहना है, फिजिकल और स्पिरिचुअल दोनों में फिटनेस उनको चाहिए, तो उनके लिए आपका क्या मैसेज है? मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक ट्रेनिंग सेशन अटेंड किया था। तो वहाँ मुझे पहली बार एक चीज जानने मिली कि IQ, EQ, SQ ऐसे क्यूज होते हैं। तो उसको आप
किस तरह से नंबर दोगे। अच्छा। मतलब जो हमारे जो लेक्चरर आए थे, जो हमारे मतलब हमारा क्लास ले रहे थे, उन्होंने तो वो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। और आपका एक क्वेश्चन वाकई में मतलब तब उन्होंने मुझे वहां पर उस समय मुझे पता चला कि जिस भी व्यक्ति के जीवन में एसक्यू पहले नंबर पे होगा ना, क्या बात है। तो बाकी के क्यूज अपने आप आ जाएंगे। तो स्पिरिचुअलिटी है ना, वो जीवन में सबसे ज्यादा महत्व रखती है। अगर आप किसी भी आध्यात्मिकता के तरफ हो तो अपने आप आपके शरीर में ऊर्जा भी आएगी। जैसे आपने कहा कि स्पिरिचुअलिटी और साथ साथ फिजिकल फिटनेस। अगर आपका दिमाग मानसिक शांत है तो आप फिजिकल फिटनेस की तरफ भी उसी तरह जाओगे। लेकिन आपके दिमाग में ही शांति नहीं है, आप स्थिर ही नहीं हो, तो आप कोई काम नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी होशियार क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी धनवान क्यों ना हो, आप चाहे कितने भी बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन स्पिरिचुअलिटी होनी बहुत ही जरूरी है। मैं नहीं ये कहता कि भाई आप स्पिरिचुअलिटी मतलब आप रोज मंदिर जाओ, रोज भगवान भगवान करो, नहीं, आप स्पिरिचुअल हर तरह से बनो कि भाई आप जीवन में उस अपने इस सिद्धांत को मतलब जीवन के सिद्धांत को इस तरह से फॉलो करो, तो अपने आप आपको फिजिकली मेंटली सारी वो मतलब बुद्धिक रूप से भी आप सक्षम बन जाओगे, इमोशनली फिट भी रह सकते हैं। जी जी। और एक फेथ भी होता है स्पिरिचुअलिटी के साथ। हाँ बिल्कुल। जो जिंदगी जीने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जी। होप, फेथ, एनर्जी। बिल्कुल, फेथ होप इसी पे दुनिया चलती है। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं यात्राओं की, कैलाश मानसरोवर, ये क्या था कि आदमी अपनी आशा के साथ शुरू होता है कि भाई मैं ये यात्रा करना चाहता हूँ। मैंने एक चीज नोटिस की है कि आप मतलब जैसे यात्रा के बारे में अपने या कोई भी काम हो अपने दिल में उसको जगह दो के जलाओगे और वो मैसेज आपका भगवान तक पहुंच जाए कि मुझे ये काम करना है, वो सच्चे दिल वाला मैसेज, तो वो आपका काम मैं मानता हूं तब तक पूर्ण रूप से वो पूरा ही होगा। कौन सा ऐसा लाइफ मंत्र है जिसके साथ आप जीते हो, जिसको आपने अपना जीवन बना दिया है? मेरा एक लाइफ मंत्र में मतलब यही है कि मेरे पास जो होता है ना उसी में मैं संतोष मानता हूँ। क्या बात है। मतलब मैं कभी भी किसी चीज के लिए अधिक क्या बात है। के पीछे नहीं दौड़ता। शायद मेरा नाम संतोष है, इसीलिए मैं मतलब हर चीज में संतोष मान लेता हूँ कि ये मिल गया चलो ठीक है। मुझे अच्छी तरह याद है एक बाबा जी थे, तो तब मैं आनंद डिस्ट्रिक्ट में पोस्टेड था। महाशिवरात्रि के दिन उन बाबा जी के वहां दर्शन करने मुझे मेरे साथी याद जो थे वो लेके गए। तो बाबा जी के वहां दर्शन किए तो उन्होंने सर पे हाथ रखा के बोल क्या चाहिए, तो मैं बोला क्या चाहिए महाराज, शांति चाहिए। तो कि पैसा जो मिल रहा है उसमें संतोष है। तो कि पहला कोई पुलिस वाला है जो इस तरह की बात कर रहा है कि जो मिल रहा है उसमें संतोष है। बाकी तो लोग मेरे पास ऐसे आते हैं कि भाई मुझे क्या है अधिक धन चाहिए। तो मैं मतलब यही कहूंगा कि मैं जो मिल रहा है जो मुझको मेरे पास है उसमें मैं मुझे संतोष है। क्या बात है सर। ये जो आपने यात्राएं की है तो आपके पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से आपको क्या क्या सपोर्ट मिला है और उनका अप्रोच क्या था? आप जब जाके आए और वापस आए तब वो लोग खुश थे कि उनका रिएक्शन क्या था? मैं सही मायने में बताऊं तो मुझे मेरे डिपार्टमेंट से बहुत सपोर्ट रहा, हर तरह से सपोर्ट रहा। जैसे मैंने आगे भी आपको बताया कि मेरे जो पहले एसपी साहब थे उन्होंने मुझे किस तरह से हर तरह से सपोर्ट किया, पासपोर्ट से लेकर छुट्टी वगैरह ये वो। और फिर उसके बाद मैं एक और आपको मतलब वाकया बताता हूँ कि जैसे मैंने श्रीखंड कैलाश यात्रा की और श्रीखंड कैलाश यात्रा करने के बाद जब मैं वापस आया तब हमारे लोकल न्यूज़ चैनल्स जो भी अखबार थे उन्होंने मेरी ये खबर अखबार में पब्लिश हुई, छापी गई। और जब ये मेरी खबर सोशल मीडिया पे मतलब प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया पे जब आई तब उस समय हमारे एक मैडम एसपी मैडम थे कोमल व्यास मैडम। और कोमल व्यास मैडम ने जब ये खबर सुनी और उन्होंने जब ये पढ़ा तो वो इतने खुश हुए
कि मतलब उन्होंने उनको मतलब बहुत ही खुशी हुई और उन्होंने मुझे शाबाशी दी कि बहुत अच्छा काम किया है, कि तुम्हारी वजह से आज हमारी यूनिट का नाम अखबारों में आया है कि इस यूनिट का एक पुलिस सब इंस्पेक्टर ऐसी कठिन यात्रा करके आया है, और जिन्होंने इस यात्रा के साथ साथ 5 कैलाश की यात्रा की है। तो उस समय ये हमारे कोमल व्यास मैडम जो एसपीएस थे, मेरे लिए विशेष रूप से सम्मान समारोह का आयोजन किया था। मुझे भी वो बहुत ही अच्छा लगा कि मतलब मेरे डिपार्टमेंट ने मतलब इस प्रसिद्धि के लिए मेरा इतनी अच्छी तरह सम्मान किया। क्या बात है। और साथ ही मैं एक चीज भी कहूंगा कि जैसे ये चित्रलेखा जो बहुत ही प्रसिद्ध मैगजीन है, उन्होंने भी मेरा ये लेख, उनको भी बहुत विशेष लगा कि भाई एक पुलिस डिपार्टमेंट में रहकर ऐसी आध्यात्मिक और धार्मिक यात्राएं जो न केवल एक नहीं लेकिन 5 कैलाश यात्रा सफलतापूर्वक करके आए, तो उन्होंने भी अपने मतलब एक एडिशन में मुझे मेरी स्टोरी को स्थान दिया था। तो वो भी मेरे लिए बहुत ही मतलब गर्व की बात है, और मेरे जो डिपार्टमेंट ने मुझे इन सब चीज़ों के लिए सम्मानित किया है वो तो मैं कभी नहीं भूल सकता। सर, जो आज का यूथ है जो ट्रैकिंग तो करना चाहता है पर जिसको पंच कैलाश के बारे में नहीं पता है, तो उन यूथ को मोटिवेट करने के लिए आप क्या कहना चाहते हो कि अगर ये यात्रा करते हैं तो क्या क्या बदलाव उनमें आ सकते हैं? वैसे तो ध्रुव भाई, मैं जब भी इन यात्राओं पे जाता हूँ तो मैं यूथ को बहुत देखता हूँ वहाँ। क्या बात है। तो मतलब, और मैं आपको एक बात बताऊं तो मुझे गुजराती लोग तो काफी मिलते हैं। क्या बात है। और उसमें यूथ तो होते ही होते हैं। फिर भी जो यूथ इस यात्रा के बारे में नहीं जानते, ऐसी यात्रा करना चाहते, तो मैं उनको दिल से कहूंगा कि वो ये यात्रा करे, और वो ये यात्रा करने के बाद अपने आप को कैसा महसूस करते वो अपने आप ही जान जाएंगे कि मुझे किस तरह से लग रहा है। अभी मैं जैसे बता रहा हूँ कि मेरे बेटे ने मेरे साथ एक कैलाश यात्रा, वो भी अधूरी रही, लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत ही अच्छा लगा कि भाई अगर उस दिन मेरे जूते न टूटते या मेरे पास एक्स्ट्रा जूते होते तो मैं मेरे पापा के साथ ये यात्रा पूर्ण करता। लेकिन वहाँ जो उसने किया उसमें भी उससे बहुत ही मतलब संतोष और बहुत ही उसको आनंद लग रहा है। अच्छी भावना है उसके अंदर आती है। एक चीज जरूर कहूंगा कि जो लोग केवल और केवल पहाड़ों पे घूमने जाते हैं, तो पहाड़ों पे घूमने जाना और यात्रा करना उसमें बहुत फर्क होता है। कभी भी ऐसी यात्रा करने जाते हो तो सबसे पहले उस पहाड़ को 2 हाथ जोड़कर नमन करो और उस पहाड़ को कहो कि मैं इस यात्रा को करने आया हूँ और मेरी मदद करो और मुझे सफलता दो। तुम्हारे अंदर का सारा घमंड वहीं पूरा हो जाएगा। कई लोग बोलते हैं कि अरे क्या है, चढ़ जाएंगे, हो जाएगा, क्या है इसमें, लेकिन उन लोगों को हमने वापस आते हुए देखा है, एक ऊंचाई पे से वापस आते हुए देखा है, नहीं होता कि नहीं। और जो लोग बिल्कुल शांत होकर 2 हाथ जोड़कर पहाड़ों की आज्ञा लेकर चढ़ाई करते हैं, उनकी यात्रा सफल हो जाती है। सर, जो लोग आपके साथ ट्रैकिंग में थे, जो आपने ये यात्रा की है, आपके साथ जो लोग थे, वो अभी शायद अगर ये एपिसोड देख रहे हो तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे और कौन सी ऐसी मेमोरीज है जो आप चेरिश करना चाहोगे? कैलाश मानसरोवर यात्रा बैच नंबर 5 2012 के मेरे साथी यात्री, जो मेरे लिए एक परिवार के रूप में है, जो भगवान ने दी हुई मेरे लिए सबसे बड़ी भेंट है। चाहे उसमें कोई भी यात्री हो, आज भी उन सभी यात्रियों को मैं हरदम अपने दिल से लगाए रखता हूँ, सबको याद करता हूँ, और साल में एक बार सबसे मिलने का मौका मिलता है। जो लोग नहीं मिल पाते और नहीं मिल रहे, उनसे भी उतना ही प्रेम और साथ है कि उनके प्रति उतनी आदर भावना है। और मैं तो यही चाहूँगा कि एक बार फिर हम सभी यात्री इस यात्रा को करें तो बहुत ही आनंद आएगा। क्या बात है, क्या बात है सर। ध्रुव भाई, जब वो कैलाश यात्रा थी उसमें न केवल मैं एक पुलिस वाला नहीं था, अच्छा, लेकिन उस यात्रा में हम 2 पुलिस वाले थे। एक बहुत बड़े ओहदे वाले हमारे लाइजनिंग ऑफिसर आईपीएस साहब थे और दूसरे एक मैं मतलब पुलिसकर्मी था वहाँ। सर, आप जो हमें ये दिव्य यात्रा का आपने जो हमें सफर करवाया, हम शायद अनुभव कर पाए या ना कर पाए, पर आपकी जो जुबानी से हमने जो अनुभव किया है
वो भी मुझे लगा कि इतना पवित्र है, इतना दिव्य है। मैं आपको समझ पा रहा हूँ, उसके थोड़े जो अंश है वो अभी जो मैं फील कर पा रहा हूँ, वो भी मुझे लगता है कि बहुत इतना पॉजिटिव अगर उसके वाइब्रेशन है, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू कि आपने कम से कम मुझे ये अनुभव करवाया। मैं वहां पे गया नहीं, पर तो भी वहां की जो एनर्जी है वो आपने पास ऑन की। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो जो लोगों ने आपको सपोर्ट किया, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो? हमारे शो के माध्यम से आप क्या कहना चाहते हो? और कोई ऐसी चीज है जो आप विशेष रूप से अगर हमारे शो के दर्शकों को बताना चाहते हो इस यात्रा के बारे में, आपके जीवन के बारे में, उसूलों के बारे में, तो आप बता सकते हो सर। बिल्कुल ध्रुव भाई, यही कहना चाहूँगा कि जो मेरी ये यात्रा है उसमें विशेषकर जो कैलाश मानसरोवर यात्रा थी, मतलब हर सनातनी, हर हिंदू धर्म के लोगों के लिए ये यात्रा जरूरी है। मतलब सबसे बड़ी यात्रा है ये। जैसे हर धर्म में होती है, जैसे मुसलमान होते वो लोग मक्का मदीना जाते, ईसाई जेरूसलम जाते, वैसे ही हिंदुओं के लिए कैलाश मानसरोवर यात्रा उतनी ही मतलब हर हिंदू के लिए जरूरी है। तो उस यात्रा को मतलब सफल बनाने के लिए वो यात्रा मैंने सफलता के साथ की, उसका श्रेय मैं बहुत से लोगों को जैसे देना चाहूँगा। और आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपके इस शो के माध्यम से मैं एक बार उन लोगों को ये मतलब धन्यवाद प्रकट करता हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, हमारे जो मेरे प्रेरणा स्रोत है नितिन प्रधान जी, फिर हमारे जो एसपी साहब थे आईपीएस श्री प्रदीप सेजुल साहब, फिर वो पासपोर्ट ऑफिस के ऑफिसर के जिन्होंने मेरा पासपोर्ट मतलब कुछ ही दिनों में बनवा के दिया, मेरे साथी जो यशोधर वैद्य जी है वो, फिर जैसे मेरे परिवार के प्रत्येक लोग, मेरे माता पिता, पत्नी, मेरे बेटे, मेरे मित्र। और जब मैं यात्रा पे था तो मेरे लिए मेरे दोस्तों ने ही मतलब पीछे सब कुछ घर का ध्यान रखना, ये वो जब यात्रा में साथ थे और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया वो सारे मेरे सहयात्री, हमारे लाइजनिंग ऑफिसर आईपीएस कुंदन कृष्णन जी, वो जो पोर्टर्स जो हमारे थे साथ में, जो हमारे गाइड थे, जो हमारे पोनी वाले थे, वो सभी लोगों का मैं तहे दिल से धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि उन्होंने अपना साथ सहयोग दिया और ये सारी यात्राएं मेरी सफल हुई। क्या बात है। सर, आपसे आपके अनुभव को जान के हमें बहुत खुशी हुई। आपने जो हमें एक्सपीरियंस करवाया वो बहुत ही डिवाइन था। मैं खुद इतना इंस्पायर हुआ कि मुझे लगता है कि हर एक हिंदू को ये यात्रा में जाना चाहिए। वहाँ पे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है, एक एनर्जी पास ऑन होती है, बहुत सारी नेगेटिविटी छूटती है और पॉजिटिविटी के साथ मुझे लगता है कि नेगेटिविटी नीचे जाती है और उतरते टाइम पॉजिटिविटी साथ आती है। सही। तो आपने ये हमें एक्सपीरियंस दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। तो साथियों, हमारे साथ थे संतोष कथेरिया सर, जिन्होंने आपको बताया कि कैसे पंच कैलाश की यात्रा कितनी कठिन होती है, कितनी अनोखी होती है, कितनी डिवाइन होती है। अगर आपको इससे इंस्पिरेशन मिलता है तो आप भी जाइए, आपके बैग पैक करिए और ट्रैकिंग के लिए एक नई राह पे भगवान की खोज में, इंसानियत की खोज में आप भी जा सकते हैं। देखते रहिए हमारा शो। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। देखते रहिए द ध्रुव पटेल शो। थैंक यू सो मच। Mornings like no other begin when you wake up in a bedroom, curated just for you, with every piece handpicked from Mood of Wood. Every corner is thoughtfully crafted to create the perfect vibe. Featuring our beautiful home decor range, the way to the heart goes to the tummy.
So naturally, the kitchen is where the magic happens. Mood of Food elevates every kitchen with style and functionality. Whether you're enjoying some me time on the sofa, reading, or getting dressed up, Mood of Food embraces every aspect of your life by creating a living space designed for your best moments.